धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब गोलू का मुंडन होना था। घर में सभी तैयारियों में लगे थे, एक तरह का उत्सव जैसा माहौल बन चुका था। लेकिन इस सबके पीछे एक अनकही बेचैनी भी थी जो सिर्फ कुछ ही लोग महसूस कर पा रहे थे। उर्वी ने जैसे सबके मन को वश में कर लिया था। उसने सभी को यकीन दिला दिया था कि गोलू का मुंडन करवाना जरूरी है और यही उसके अच्छे भविष्य के लिए होगा। कोई सवाल नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, सब जैसे उसके कहे अनुसार चलने लगे थे। पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि मुंडन से पहले एक शुद्धिकरण हवन होगा। मंत्रोच्चार शुरू होते हैं और आग में घी की आहुतियां दी जाती हैं। तभी हवन से उठता धुआं उर्वी को परेशान करने लगता है। वो अचानक से कमरे में चली जाती है। उसकी चाल में एक घबराहट सी होती है, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त गोलू की हरकतें कुछ अजीब होने लगती है। वह हवा में उड़ता है, मानो किसी संकेत की कोशिश कर रहा हो। गौरी, जो हमेशा से उसकी हर छोटी बड़ी भावना को समझती रही है, तुरंत उसकी उड़ान को महसूस कर लेती है। गौरी गोलू से कहती है, तू मुझे जहां ले जाना चाहता है ले चल, लेकिन आवाज मत करना, चुपचाप मुझे रास्ता दिखा। गोलू उसे धीरे धीरे उर्वी के कमरे की ओर ले जाता है, बिना कोई आवाज किए, जैसे किसी अनजाने भय की आहट हो। गौरी कमरे के बाहर रुकती है, थोड़ी देर खुद को संभालती है और फिर अचानक दरवाजा खोलती है। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है वह उसकी सोच से परे होता है। उर्वी दीवार से चिपकी होती है, उसकी लंबी लंबी नाखूनें, लहराती हुई चोटी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक होती है। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी शैतानी शक्ति की तरह दिख रही थी। गौरी का दिल डर से कांप जाता है, उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। लेकिन वह खुद को मजबूत बनाती है, पीछे हटने की बजाय उर्वी का सामना करने की कोशिश करती है। उर्वी अचानक पलटती है और बिना किसी चेतावनी के गौरी को पकड़ लेती है। वह उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाती है, एक चेयर पर बांध देती है। गौरी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उर्वी की शक्ति अब किसी इंसान की नहीं रही थी। इसके बाद उर्वी गोलू को अपनी गोद में लेती है और सीढ़ियों से नीचे आती है। नीचे सभी इंतजार कर रहे थे कि गौरी गोलू को लेकर आएगी, लेकिन जैसे ही वे उर्वी को गोलू के साथ देखते हैं, सब चौंक जाते हैं। सभी पूछते हैं, गौरी कहाँ है और तुम गोलू को क्यों लेकर आ गई? उर्वी बड़ी सहजता से झूठ बोलती है, गौरी को उसके मायके से फोन आया था, वहाँ कुछ जरूरी काम था, तो उसने मुझे बोला कि मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं और गोलू को नीचे लेकर आ जाऊं। लेकिन सबके चेहरे पर एक असमंजस की रेखा उभरती है। कोई विश्वास नहीं करता कि गौरी बिना बताए ऐसे जा सकती है, लेकिन फिर भी माहौल को देखकर सब चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में पूछ लेंगे। उर्वी सबको कहती है कि अब मुंडन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हवन तो हो ही चुका है। लेकिन तभी गोलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जैसे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में डर और विरोध साफ नजर आता है। विहान तुरंत बोलता है, नहीं, जब तक गौरी नहीं आती तब तक कोई मुंडन नहीं होगा। वह लगातार फोन मिलाता है गौरी को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विना जी उसे समझाने की कोशिश करती है, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। आराम से बात करना बेटा, शायद वह अभी बिजी हो इसलिए फोन नहीं उठा पा रही। लेकिन विहान को यकीन नहीं होता। उसका दिल किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। सबके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में हुआ क्या है। इस बीच कमरे में बंदी गौरी खुद को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्सा और चिंता थी। उसे मालूम था कि उर्वी अब एक सामान्य इंसान नहीं रही, और अगर गोलू का मुंडन हो गया तो उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो खुद को जितना जोर से छुटाने की कोशिश करती, उतनी ही कसकर रस्सियां खींच दी जाती। लेकिन उसका मन अब भी लड़ने को तैयार था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, गोलू को बचाना है, किसी भी कीमत पर। बाहर माहौल उलझन भरा था। एक तरफ उत्सव की तैयारी, दूसरी तरफ एक अदृश्य डर। सब जानते थे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उर्वी की आंखों में जीत की चमक थी और उसका इरादा साफ था, गोलू की शक्ति को हमेशा के लिए अपने काबू में करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, वो किसी भी राक्षसी ताकत से बड़ी होती है। और गौरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। जब गोलू का मुंडन होने ही वाला था, तो घर का माहौल थोड़ी देर के लिए सामान्य सा लगने लगा था।
सभी को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की रौनक लौट आई थी और परिवार वालों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। जैसे ही गोलू के सिर से बाल उतरने शुरू हुए, गौरी अपने कमरे में कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में ध्यान देती है और समझ जाती है कि ये आवाज गोलू की है। उसका दिल कांप उठता है। गौरी के कमरे में एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था और उसी से गोलू की आवाज उस तक पहुंच रही थी। वह समझ गई कि हॉल में मौजूद गोलू के पास दूसरा वॉकी टॉकी है। उसने बिना देर किए उसी वॉकी टॉकी में अपनी मीठी आवाज में एक प्यारी सी लोरी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी लोरी की धुन वॉकी टॉकी के जरिए गोलू तक पहुंची, गोलू का रोना बंद हो गया। वह एकदम शांत हो गया। सब लोग चौंक गए कि अचानक इतना बेचैन बच्चा कैसे शांत हो गया। कुछ पल तक सब लोग सोचते रहे कि यह चमत्कार हुआ कैसे। तभी किसी ने ध्यान दिया कि गोलू के पास रखे वॉकी टॉकी से कोई लोरी की आवाज आ रही है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि गौरी की थी। अब सबकी नजरें उस वॉकी टॉकी पर टिक गईं और उनके चेहरों पर हैरानी छा गई। तभी विहान ने बिना वक्त गवाए कहा कि मैं अभी गौरी को लेकर आता हूँ। वो समझ चुका था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वह ऊपर जाता है जहां गौरी मौजूद थी, तो वो देखता है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। गौरी को किसी ने बांध कर रखा था। उसके चेहरे पर थकान और डर के मिश्रण के भाव थे। विहान ने फौरन उसकी रस्सियां खोली और पूछा कि ये सब किसने किया। गौरी ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसे यहाँ उर्वी ने कैद किया था। विहान पहले तो कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, उर्वी? लेकिन वो तो एक सीधी सादी लड़की है। तब गौरी ने गंभीरता से कहा, वो सीधी सादी नहीं है विहान। उर्वी एक डायन है। वो सामान्य लड़की नहीं है। उसने मुझे इसीलिए बंद किया ताकि मैं मुंडन में शामिल न हो सकूं। विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे गौरी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ पा रहा था। तभी गौरी ने चेताया, हमें जल्दी चलना होगा। गोलू के बाल नहीं कटने चाहिए। उर्वी यही चाहती है कि गोलू के बाल पूरी तरह हट जाएं, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसके बालों में छुपी हैं। अगर वो बाल चले गए तो उसकी सारी ताकत भी चली जाएगी। वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोलू के बाल लगभग पूरी तरह हट चुके थे। सिर पर 2-3 बाल बचे थे, जिन पर उर्वी की नजरें टिक गई थी। तभी उर्वी ने अपने नुकीले नाखूनों से गोलू के सिर से वो बचे हुए बाल भी खींच लिए। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने वो बाल अपनी चोटी में पिरो लिए। जैसे ही बाल उसके चोटी में लगे, उसके बाल सुनहरे हो गए और एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब समझ चुके थे कि उर्वी एक आम लड़की नहीं, बल्कि कोई और ही रूप है। अब उर्वी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अब मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि असली ताकत किसे कहते हैं। ये गोलू, जिसने मुझे कई बार कमजोर किया, अब तड़पेगा। जो शक्ति मैंने इससे छीनी है, वो हमारे डायन वंश की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम सब भी नहीं। उसके शब्दों से घरवालों की रूह कांप गई। जिनके साथ उन्होंने इतने दिन गुजारे, वह एक ऐसी डायन निकली जो न सिर्फ मासूमियत का नकाब ओढ़े थी, बल्कि बहुत पहले से इस मौके का इंतजार कर रही थी। अब सवाल यह है कि क्या उर्वी सच में गोलू को अपने साथ ले जाएगी? क्या वह उसे मोहना डायन को सौंप देगी? क्या घरवाले उसे रोक पाएंगे? या फिर गोलू की ताकत खो जाने के बाद वो अब किसी के भी बचाने लायक नहीं रहेगा? क्या मोहना डायन जो अब तक पर्दे के पीछे थी, अब सामने आएगी और गोलू पर अपना कहर बरपाएगी? या फिर गौरी और विहान मिलकर एक बार फिर गोलू की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे? अगर आपको लगता है कि उर्वी अब भी कुछ और खतरनाक कदम उठाने वाली है या मोहना डायन अब गोलू के जीवन का सबसे बड़ा संकट बनकर उभरेगी, तो अपनी राय जरूर कमेंट करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि इस कहानी में अब आएंगे वो मोड़ जहां अच्छाई और बुराई की असली टक्कर होगी।
अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग भी तैयार कर सकता हूँ, जिसमें दिखाया जाएगा कि मोहना की वापसी कैसे होती है, गोलू की शक्ति छीनने के बाद उर्वी की अगली चाल क्या होगी और गौरी को देवी शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती है।